हेलो दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। तो सवाल है, अगर सच में इंसान इम्पॉसिबल गोल्स को हासिल कर सकता है तो उसके पीछे असली ताकत क्या होती है? क्या वो सिर्फ टैलेंट होता है? क्या सिर्फ हार्ड वर्क? इस सफर के पहले भाग में हमने एक महत्वपूर्ण सच्चाई समझी थी कि असंभव को संभव बनाने की शुरुआत मोटिवेशन से होती है। हमने देखा कि कैसे क्यूरियोसिटी, पैशंस और पर्पस मिलकर इंसान को आगे बढ़ाने वाली ताकत बनाते हैं। और फिर हमने जाना कि बड़े सपनों को सच करने के लिए गोल्स, ग्रिट और डिसिप्लिन कितने जरूरी होते हैं। लेकिन यहीं से ये समरी और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि मोटिवेशन आपको सिर्फ शुरुआत कराता है। असल फर्क तब पड़ता है जब इंसान सीखना शुरू करता है, दूसरों से तेज, गहराई से और अलग तरीके से। और यही वो जगह है जहां से शुरू होती है पिक परफॉर्मेंस की असली यात्रा। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल के इस भाग में हम जानेंगे इमोशनल इंटेलिजेंसी का छुपा हुआ 80-20 रूल और मास्टरी तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता, और उससे भी अद्भुत क्रिएटिविटी का असली विज्ञान। और अंत में मानव दिमाग की सबसे शक्तिशाली अवस्था, फ्लो, वही अवस्था जहाँ समय धीमा पड़ जाता है, फोकस लेजर जैसा हो जाता है और असंभव भी संभव लगने लगता है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 13, द 80-20 ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या हो अगर आपकी सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट आपकी इंटेलिजेंस ही नहीं बल्कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस हो? पॉजिटिव साइकोलॉजी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्रिस्टोफर पीटरसन ने एक बार कहा था, अदर पीपल मास्टर, यानी दूसरे लोग मायने रखते हैं। ये सुनने में बहुत ही सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरा विज्ञान हुआ है। जब हम किसी कठिन समस्या का सामना करते हैं तो हमारा ब्रेन तुरंत एक रिस्क असेसमेंट करता है और पूछता है, क्या मेरे पास मदद करने वाले लोग हैं? क्या मैं इस चुनौती का सामना अकेले कर रहा हूँ? अगर हमारे पास सोशल सपोर्ट है, दोस्त, परिवार या टीम, तो ब्रेन सिचुएशन को चैलेंज मानता है और रिवॉर्ड केमिकल डोपामिन रिलीज करता है। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमें ये सब अकेले करना है तो ब्रेन स्ट्रेस केमिकल्स जैसे कॉर्टिसोल रिलीज करता है और यही स्ट्रेस परफॉर्मेंस को गिरा देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता केवल स्किल और नॉलेज से आती है, लेकिन वास्तविक जीवन में अक्सर सबसे बड़ी समस्याएं लोगों से जुड़ी होती है। फिर चाहे वो टीम में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो, गलतफहमियां हो, आपसी ईगो हो या विश्वास की कमी। अगर किसी व्यक्ति की इमोशनल इंटेलिजेंस कम है तो वो इन स्थितियों को सही तरह से संभाल नहीं पाता, और जिसका परिणाम होता है कि रिश्ते खराब हो जाते हैं, आपसी संबंध कमजोर हो जाते हैं और परफॉर्मेंस गिर जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि IQ आपको नौकरी दिला सकता है, लेकिन EQ आपको आगे बढ़ाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EQ का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, उन्हें सही तरीके से संभालना। रिसर्चर्स EQ को 4 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस, ये समझना कि आप अभी क्या महसूस कर रहे हैं। कई लोग गुस्से में प्रतिक्रिया दे देते हैं बिना ये समझे कि वे वास्तव में क्यों गुस्सा है। सेल्फ अवेयरनेस इस समझ को विकसित करती है। सेकंड, सेल्फ मैनेजमेंट, ये अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता है, जैसे कि गुस्से में शांत रहना, तनाव के दौरान निर्णय लेना और विवेकहीन रिएक्शन से बचना। थर्ड, सोशल अवेयरनेस, ये दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता है, जैसे किसी चेहरे के भाव देखकर समझना कि वो परेशान है, किसी टीम सदस्य की चिंता को पहचानना। फोर्थ, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये स्किल है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है, जैसे कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन या आपसी विवादों को सुलझाना। अगर हमें EQ को तेजी से बढ़ाना है तो हमें उन स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। यहाँ 2 स्किल्स सबसे महत्वपूर्ण है। स्किल 1, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है सच में सुनना। आजकल लोग सुनते कम हैं और जवाब देने की तैयारी ज़्यादा करते हैं, लेकिन एक्टिव लिसनिंग में आप पूरी अटेंशन देते हैं, बीच में इंटरप्ट नहीं करते और क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन पूछते हैं। ये स्किल ट्रस्ट और कनेक्शन को मजबूत बनाती है। स्किल सेकंड, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को महसूस करना। ये केवल समझने से ज़्यादा है, ये अनुभव करने की क्षमता है। रिसर्चर बताते हैं कि एम्पैथी को ट्रेन किया जा सकता है, जो 2 तरीके से प्रभावी है। फर्स्ट, इमेजिनेशन एक्सरसाइज, खुद से पूछें, अगर मैं इस व्यक्ति की जगह होता तो कैसा महसूस करता। सेकंड,
कंपेशन मेडिटेशन, एक शांत जगह बैठें और मन ही मन दूसरों के लिए शुभकामनाएं भेजें। वे सुरक्षित रहे, वे स्वस्थ रहे, वे खुश रहे। यह अभ्यास एम्पैथी को मजबूत बनाता है। इस अध्याय में लेखक का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर आप इम्पॉसिबल गोल्स हासिल करना चाहते हैं तो आपको अकेले नहीं जाना होगा, क्योंकि बड़े गोल्स टीम वर्क मांगते हैं, बड़े आइडियाज कोलैबोरेशन मांगते हैं और बड़े सपने सपोर्ट सिस्टम मांगते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंसी इन सब का आधार है। आज छोटा अभ्यास करें, जब कोई व्यक्ति आपसे बात करे तो कम से कम 30 सेकंड तक बिना टोके उसे सुने, फिर उसका मुख्य पॉइंट दोहराएं। लेकिन लर्निंग की दुनिया में एक और बड़ा सवाल बाकी है, क्या सच में मास्टरी के लिए 10,000 हावर्स जरूरी होते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि मास्टरी का सबसे तेज रास्ता क्या है। चैप्टर 14, द शॉर्टेस्ट पाथ टू सुपरमैन। क्या सच में किसी भी स्किल्स में एक्सपर्ट बनने के लिए 10,000 हावर्स की प्रैक्टिस जरूरी है, या मास्टर तक पहुंचने का कोई तेज और स्मार्ट रास्ता भी है? पीक परफॉर्मेंस की दुनिया में एक विचार बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। इसे कहा जाता है 10,000 हावर रूल। इस विचार के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी स्किल पर लगभग 10,000 घंटे डिलिब्रेट प्रैक्टिस करे तो वह उस स्किल में मास्टरी हासिल कर सकता है। डिलिब्रेट प्रैक्टिस का मतलब है एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ, फीडबैक के साथ और बार बार वही टास्क दोहराना। यह सिद्धांत कई वर्षों तक सक्सेस का सबसे बड़ा रास्ता और रहस्य माना गया, लेकिन समय के साथ रिसर्च ने एक दिलचस्प सच्चाई सामने रखी। असल समस्या ये है कि ये रूल हर फील्ड में लागू नहीं होता। कुछ क्षेत्रों में मास्टरी के लिए 10,000 घंटे भी जरूरी है और ज़्यादा समय लग सकता है, और कुछ जगहों पर लोग इससे बहुत ही कम समय में एक्सपर्ट बन जाते हैं। एक और समस्या है अर्ली स्पेशलाइजेशन। जब लोग बहुत ही जल्दी सिर्फ एक स्किल पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो कई बार वे जल्दी बोर हो जाते हैं, मोटिवेशन खो देते हैं और उस स्किल को छोड़ भी देते हैं। यानी बहुत ही जल्दी वो उस स्किल से अपने आप को मूव ऑन कर देते हैं। ये हमारी ग्रोथ को रोक भी सकता है। रिसर्च ने एक नया कंसेप्ट सामने आया, इसे कहा जाता है सैम्पलिंग पीरियड। पीक परफॉर्मेंस अक्सर अपने कैरियर की शुरुआत में कई अलग अलग एक्टिविटीज आजमाते हैं। वे अलग अलग स्किल सीखते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट एक्सप्लोर करते हैं और ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं। बाहरी नज़र से ये समय डायरेक्शनल लेस लग सकता है, लेकिन असल में ये एक खोज की प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चीज ढूंढने में मदद करती है। पीक परफॉर्मेंस रिसर्च में एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है मैच क्वालिटी। इसका मतलब है आपके स्किल्स, आपके इंटरेस्ट और आपका वर्क, इन तीनों का सही मेल। जब ये मेल सही होता है तो काम करना आसान नहीं बल्कि उत्साहजनक लगने लगता है, और यही कमेंट लर्निंग स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। मैच क्वालिटी का सबसे बड़ा फायदा है कि ये हमें फ्लो स्टेट में ले जाता है। फ्लो का मानसिक स्थिति है जहां फोकस बहुत गहरा होता है, टाइम का एहसास कम हो जाता है और परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाती है। इस स्थिति में ब्रेन कई पावरफुल न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करता है। वो डोपामिन, न्यूरोपिनेफ्रिन, एंड्रोफिन रिलीज करता है। ये केमिकल लर्निंग और मेमोरी दोनों को तेज कर देते हैं। रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया कि जब लोग फ्लो स्टेट में सीखते हैं तो लर्निंग स्पीड लगभग 50% तक बढ़ सकती है। यानी अगर किसी स्किल में मास्टरी के लिए सामान्यतः 10,000 घंटे लगते हैं तो फ्लो बेस्ड लर्निंग उसे लगभग 5,000 घंटे तक कम कर सकती है। यही कारण है कि कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस करते हैं। लेखक कहते हैं कि मास्टरी केवल बड़ी मेहनत से नहीं आती, इसके लिए 3 चीजें जरूरी है। फर्स्ट, सही मैच क्वालिटी। सेकंड, लगातार लर्निंग। थर्ड, बार बार फ्लो स्टेट में जाना। जब ये तीनों चीजें मिलती है तो मास्टरी का रास्ता हमारी कल्पना से कहीं तेज हो जाता है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, कौन सी एक्टिविटी करते समय आपको समय का एहसास ही नहीं होता? उसी एक्टिविटी में आपको फ्लो और मास्टरी छुपा हो सकता है। लेकिन मास्टरी हासिल करने के बाद एक और महत्वपूर्ण स्किल की जरूरत होती है। अगर हमें इम्पॉसिबल गोल्स हासिल करने हैं तो हमें क्रिएटिव थिंकिंग भी सीखनी होगी। अगले भाग में हम क्रिएटिविटी की दुनिया में प्रवेश करेंगे। चैप्टर 15, द क्रिएटिविटी एडवांटेज। क्या होगा अगर सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट हार्ड वर्क या टैलेंट नहीं बल्कि क्रिएटिविटी हो? कुछ साल पहले एक बड़ी रिसर्च हुई। इस रिसर्च में दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के लीडर्स से पूछा गया, आज की दुनिया में सबसे जरूरी स्किल क्या है? दिलचस्प बात यह थी
कि जवाब था क्रिएटिविटी। ये केवल कला या पेंटिंग के बारे में नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब है नए आइडियाज को सोचना, समस्याओं के लिए सॉल्यूशन ढूंढना और ऐसे रास्ते बनाना जो पहले किसी ने नहीं देखे। आज की तेजी से बदलती दुनिया में ये स्किल पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। लंबे समय तक लोगों को लगता था कि क्रिएटिविटी सिर्फ कुछ खास लोगों के पास होती है, जैसे कलाकार, लेखक या संगीतकार। लेकिन साइंस ने एक अलग सच्चाई दिखाई है। क्रिएटिविटी एक नेचुरल ब्रेन प्रोसेस है, यानी हर इंसान के दिमाग में क्रिएटिविटी पोटेंशियल मौजूद होता है। समस्या ये नहीं है कि हमारे पास क्रिएटिविटी नहीं है, समस्या ये है कि हम उसे ट्रेन करना नहीं जानते। साइकोलॉजी में क्रिएटिविटी की एक सरल डेफिनेशन है, नए और उपयोगी आइडियाज बनाना। इस डेफिनेशन में दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पहला, नोवेलिटी, आइडिया नया होना चाहिए, यानी वो पहले से मौजूद सोच से अलग हो। दूसरा, वैल्यू, आइडिया उपयोगी भी होना चाहिए। अगर कोई आइडिया केवल अजीब है लेकिन किसी काम का नहीं, तो वो क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी हमेशा इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, नया और उपयोगी। बहुत समय पहले मैथमेटिशियन हेनरी ने क्रिएटिविटी का एक इंटरेस्टिंग पैटर्न खोजा। उन्होंने देखा कि नए आइडियाज अक्सर 4 चरणों से गुजरते हैं। फर्स्ट, प्रिपरेशन, ये वो समय होता है जब आप किसी समस्या को गहराई से समझते हैं। आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और अलग अलग एंगल से सोचते हैं। दूसरा, इंक्यूबेशन, अगर दिमाग कॉन्शियसली काम करना बंद कर देता है लेकिन अनकॉन्शियसली माइंड उस समस्या पर काम करता रहता है। यही कारण है कि कई बार आइडियाज हमें अचानक आते हैं। 3, इनसाइट, अचानक एक मोमेंट आता है, एक सॉल्यूशन दिमाग में चमकता है, इसे हम अक्सर कहते हैं आहा मोमेंट। 4th, वेरिफिकेशन, अब उस आइडिया को टेस्ट किया जाता है, क्या वो सच में काम करता है, क्या वो उपयोगी है। अगर हाँ, तो वो क्रिएटिविटी बन जाता है। क्रिएटिविटी के 4 मुख्य गुण हैं। फर्स्ट, फ्लुएंसी, बहुत सारे आइडियाज जल्दी पैदा करने की क्षमता। सेकंड, फ्लेक्सिबिलिटी, एक समस्या को कई अलग अलग एंगल से देखना। थर्ड, ओरिजिनलिटी, ऐसे आइडिया पैदा करना जो पहले किसी ने नहीं सोचे। फोर्थ, एलेबोरेशन, आइडिया को विकसित करके उसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन में बनाना। तो सवाल है कि क्रिएटिविटी क्यों पीक परफॉर्मेंस की कुंजी है। जब हम बड़े गोल्स का पीछा करते हैं तो अक्सर रास्ता साफ नहीं होता। कई बार हमें ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और नए सॉल्यूशन खोजने पड़ते हैं। यही वो जगह है जहाँ क्रिएटिविटी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्रिएटिविटी हमें ये एबिलिटी देती है, जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ नया रास्ता बनाने की, और यही स्किल इम्पॉसिबल गोल्स को पॉसिबल बनाती है। आज एक छोटा एक्सपेरिमेंट करें, किसी रोजमर्रा की समस्या को चुनें और उसके कम से कम 10 अलग अलग सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करें। लेकिन क्रिएटिविटी का असली रहस्य अब भी बाकी है, जिसे जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 16, हैकिंग क्रिएटिविटी। क्या होगा अगर क्रिएटिविटी कोई रहस्यमय टैलेंट नहीं बल्कि एक ट्रेनेबल सिस्टम हो, और अगर हमें पता चले कि दिमाग को कैसे प्रोग्राम करना है ताकि नए आइडियाज खुद पैदा होने लगे, तो क्या हम अपनी क्रिएटिविटी एबिलिटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हैकिंग शब्द सुनते ही कई लोगों को लगता है कि ये किसी शॉर्टकट की बात हो रही है, लेकिन पीक परफॉर्मेंस की दुनिया में हैकिंग का मतलब शॉर्टकट नहीं है। इसका मतलब है अपने ब्रेन की बायोलॉजी को समझना और उसे अपने लक्ष्य के लिए काम में लेना। जब हम क्रिएटिविटी को हैक करने की बात करते हैं तो असल में हम ये समझ रहे होते हैं कि कौन सी हैबिट्स क्रिएटिविटी बढ़ाती है, कौन सी एक्टिविटीज़ ब्रेन को नए आइडियाज़ बनाने में मदद करती है और किन परिस्थितियों में क्रिएटिविटी इनसाइट्स सबसे ज़्यादा आते हैं। इस अध्याय में लेखक 7 स्ट्रेटजीज बताते हैं जो क्रिएटिविटी को बढ़ाने में मदद करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी एक अचानक आने वाला इंस्पिरेशन है, लेकिन असल में क्रिएटिविटी अक्सर इसलिए रुकती है क्योंकि दिमाग तनाव में होता है, ध्यान बहुत ही नैरो हो जाता है, हम जल्दी निर्णय लेने लगते हैं। जब दिमाग डर या चिंता में होता है तो वो केवल सेफ सॉल्यूशंस खोजता है, और क्रिएटिविटी आइडियाज अक्सर रिस्क से जुड़े होते हैं। इसीलिए क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए हमें ब्रेन को ऐसे स्टेट में लाना पड़ता है जहां एक्सप्लोरेशन संभव हो। क्रिएटिविटी बढ़ाने की 7 रणनीतियाँ। फर्स्ट, ACC को सक्रिय करना। ब्रेन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ACC, यानी एंटेरियल सिंगुलेट कॉर्टेक्स। ये हिस्सा उन आइडियाज को पहचानने में मदद करता है जो पहले अजीब या असामान्य लगते हैं। रिसर्च बताती है कि जब हम गुड मोड में होते हैं
तो ये हिस्सा ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। इसलिए सिंपल हैबिट्स क्रिएटिविटी को सीधे प्रभावित करती है, जैसे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, मेडिटेशन, एक्सरसाइज या अच्छी नींद। ये सब क्रिएटिविटीज ब्रेन को क्रिएटिविटी इनसाइट्स के लिए तैयार करती है। सेकंड, हॉरिजॉन्स ऑफ बॉर्डन करना। क्रिएटिविटी तब बढ़ती है जब हम बिग पिक्चर देखते हैं। जब हम नेचर में आते हैं या दूर तक देखते हैं तो ब्रेन का अटेंशन फैलता है। इससे ब्रेन नए कनेक्शंस बना रखता है। इसीलिए बहुत से लोग वॉकिंग या नेचर में जाने के दौरान अचानक आइडियाज पाते हैं। थर्ड, नॉन टाइम और सॉलिट्यूड। पिक परफॉर्मर्स अक्सर अपने दिन में एक खास समय बनाते हैं। लेखक इसे कहते हैं नॉन टाइम। ये वो समय है जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। इस दौरान फोन बंद होता है, सोशल मीडिया बंद होता है, बाहरी शोर कम होता है। इस शांत समय में ब्रेन डे ड्रीम करना शुरू करता है और यही डिफॉल्ट मोड नेटवर्क क्रिएटिव कनेक्शंस बनाने लगता है। फोर्थ, सर्च पैरामीटर्स बढ़ाना। ब्रेन एक पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम है। ये पुराने आइडियाज को जोड़कर नए आइडियाज बनाता है। लेकिन अगर ब्रेन हमेशा उसी इंफॉर्मेशन के साथ काम करता है तो नए कनेक्शंस नहीं बनते। इसीलिए क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है कि अनफेमिलियर आइडियाज से एक्सपोज हो, जैसे अलग विषय की किताबें पढ़ना, अलग कल्चर को समझना, नए एक्सपीरियंस लेना। फिफ्थ, कंस्ट्रक्ट्स से क्रिएटिविटी। अक्सर कहा जाता है कि थिंक आउटसाइड द बॉक्स, लेकिन रिसर्च बताती है कि क्रिएटिविटी अक्सर कंस्ट्रक्ट्स के कारण बढ़ती है। जब हमारे पास कुछ सीमाएं होती है तो ब्रेन नए तरीके खोजता है। जैसे कविता लिखते समय रहे में रूल, म्यूजिक में लिमिटेड नोट्स, डिजाइन में लिमिटेड स्पीच। सीमाएं इमेजिनेशन को मजबूत करती है। सिक्स्थ, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन को फ्यूल देना। क्रिएटिविटी का मूल है पैटर्न रिकॉग्निशंस। ब्रेन जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देखता है उतनी ज़्यादा कनेक्शंस बना सकता है। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि हर दिन कम से कम 25 से 50 पेज पढ़ें, ऐसे विषयों पर जो आपके मुख्य काम से अलग हो। ये ब्रेन को नए पैटर्न्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल देता है। 7, मैकगाइवर मेथड। क्रिएटिव प्रॉब्लम सोल्विंग का एक इंटरेस्टिंग तरीका है मैकगाइवर मेथड। इसके 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट, प्रॉब्लम को लिखें, अपनी समस्या को कागज पर लिखें जितनी डिटेल हो सके। सेकंड, इंक्लूवेशन। अब समस्या से कुछ समय के लिए दूर हो जाएं, जैसे वॉक करें, गार्डनिंग करें। इस दौरान सबकॉन्शियस माइंड समस्या पर काम करता रहता है। थर्ड, फ्री राइटिंग। फिर वापस बैठकर लिखना शुरू करें। कुछ मिनटों में नए आइडियाज आने लगते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें यही बताने का प्रयास करते हैं कि क्रिएटिविटी कोई मिस्टीरियस गिफ्ट नहीं है, ये ब्रेन का एक प्रोसेस है। अगर हम सही कंडीशंस बनाते हैं, अच्छा मूड, खुला अटेंशन, नई इंफॉर्मेशन और बेटर टाइम, तो ब्रेन खुद नए आइडियाज बनाना शुरू कर देता है और यही प्रोसेस इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पैदा करता है। आज एक छोटा एक्सपेरिमेंट करें, कोई समस्या लिखें, फिर 30 मिनट वॉक पर जाएं और वापस आकर उस समस्या पर फिर सोचें, देखें क्या नए आइडियाज आते हैं। लेकिन क्रिएटिविटी का असली चैलेंज एक आइडिया पैदा करना नहीं है, असल चैलेंज है सालों तक क्रिएटिविटी को जिंदा रखना। अगले अध्याय में हम जानेंगे लॉन्ग हॉर्न क्रिएटिविटी कैसे लंबे दशकों तक क्रिएटिविटी बनी रह सकती है। चैप्टर 17, लॉन्ग हॉल क्रिएटिविटी। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग एक बार शानदार काम करते हैं लेकिन फिर अपनी चमक खत्म हो जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 20 से 30 साल तक लगातार नई नई क्रिएटिविटी चीज़ें बनाते रहते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आपकी क्रिएटिविटी सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए जिंदा रहे? अक्सर हम क्रिएटिविटी को एक सिंगल अचीवमेंट की तरह देखते हैं, जैसे एक शानदार किताब लिखना, एक बड़ा स्टार्टअप बनाना या बेहतरीन इन्वेंशन करना। लेकिन असली चैलेंज ये नहीं है। असली चैलेंज है बार बार नया बनाना, हर कुछ साल बाद खुद को री इन्वेंट करना। इसी को कहा जाता है लॉन्ग हॉल क्रिएटिविटी, मतलब ऐसी क्रिएटिविटी जो पूरी कैरियर के दौरान बनी रहे। क्रिएटिविटी कैरियर में एक बड़ी समस्या होती है। बहुत से लोग वन हिट वंडर बन जाते हैं, यानी एक बार सफलता फिर धीरे धीरे साइलेंस। इसके पीछे 3 बड़ी समस्या होती है। पहली, इमोशनल बर्नआउट। क्रिएटिव वर्क मानसिक रूप से बहुत ही डिमांडिंग होता है। हर दिन नए आइडियाज को सोचना, नई डायरेक्शन चुनना, अनसर्टेनिटी से लड़ना कई साल बाद ये थकान पैदा कर देता है। सेकंड, बिजनेस और क्रिएटिविटी के बीच संघर्ष। क्रिएटिविटी होना और क्रिएटिव कैरियर चलाना 2 अलग चीजें हैं। कई लोग आइडियाज में अच्छे होते हैं लेकिन
मार्केटिंग, नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन इनमें कमजोर होते हैं, इसलिए उनकी क्रिएटिविटी टिक नहीं पाती। थर्ड, इमोशनल रोलर कोस्टर। क्रिएटिविटी लोगों की पर्सनैलिटी अक्सर कॉम्प्लेक्स होती है। क्रिएटिव लोग अक्सर इंट्रोवर्ट भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं और इमेजिनेटिव भी होते हैं। स्टीवन कॉटलर ने कई पिक परफॉर्मर्स से बात करके एक महत्वपूर्ण लेसन निकाले। फर्स्ट, एक्सप्लेन योर स्किल सेट। अगर आप लंबे समय तक क्रिएटिव रहना चाहते हैं तो आपको एक ही स्किल तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जैसे एक राइटर को सिर्फ राइटिंग नहीं बल्कि स्टोरी टेलिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन भी सीखनी चाहिए। इससे आपका क्रिएटिव टूल बॉक्स बड़ा होता है। सेकंड, द मेकर शेड्यूल। क्रिएटिव काम के लिए बड़े अनइंटरप्टेड टाइम बॉक्स चाहिए। इसे कहते हैं मेकर शेड्यूल। इसमें 3 से 4 घंटे का डीप वर्क बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के करना होता है। ये क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है। थर्ड, लॉन्ग वॉक्स। कई महान थिंकर्स वॉकिंग का इस्तेमाल करते थे। वॉकिंग माइंड को रिलैक्स करती है, इमेजिनेशन नेटवर्क एक्टिवेट करती है, इससे नए कनेक्शंस बनते हैं। फोर्थ, आस्क बेटर क्वेश्चंस। क्रिएटिव बैक थॉट्स अक्सर बेहतर सवाल से आते हैं, इसलिए अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपकी असम्पशंस को चैलेंज करें। फिफ्थ, मोमेंटम मैटर्स। क्रिएटिव मोमेंटम बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक फेमस टेक्निक है, काम तब रोकिए जब आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। ये टेक्निक राइटर गैब्रियल गार्सिया मार्केज इस्तेमाल करते थे। इससे अगले दिन आप तुरंत काम में वापस आ जाते हैं। 6, फ्रस्ट्रेशन इज नॉर्मल। क्रिएटिव प्रोसेस में फ्रस्ट्रेशन एक जरूरी हिस्सा है। जब आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो दिमाग उस प्रॉब्लम पर काम करता रहता है और अचानक इनसाइट आता है। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन फेलियर नहीं है, ये प्रोग्रेस का संकेत है। 7, कोलैबोरेशन मैटर्स। क्रिएटिविटी पूरी तरह अकेली प्रक्रिया नहीं है। ये क्रिएटिव फील्ड में एडिटर्स, पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स और कोलैबोरेटर होते हैं, इसलिए कोलैबोरेशन सीखना जरूरी है। 8, कंपटीशन एज मोटिवेशन। कई पिक परफॉर्मर्स कंपटीशन को मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखना कि कोई ना कोई हमेशा आपको रिप्लेस करने के लिए तैयार है। ये माइंडसेट आपको लगातार इम्प्रूव करने के लिए प्रेरित करता है। 9, कीप योर वर्ड। लॉन्ग हॉल क्रिएटिविटी का सबसे पावरफुल रूल है सेल्फ इंटीग्रिटी। मतलब अगर आपने खुद से कमिटमेंट किया है तो उसे पूरा करें, हर दिन, हर हाल में। लॉन्ग हॉल क्रिएटिविटी कोई मैजिक टैलेंट नहीं है, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, पैशन, डिसिप्लिन, परसिस्टेंस। जब आप लगातार सीखते रहते हैं और खुद को रीइन्वेंट करते रहते हैं तो क्रिएटिविटी सिर्फ एक टैलेंट नहीं रहती, वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं अगले 5 साल में अपने फील्ड में खुद को कैसे रीइन्वेंट कर सकता हूँ। एक छोटा स्टेप लिखिए जो आज से शुरू किया जा सकता है। लेकिन क्रिएटिविटी कोई चमत्कार नहीं है, क्रिएटिविटी को सस्टेन करने का सबसे पावरफुल सीक्रेट अभी बाकी है, जिसे हम अगले अध्याय में उजागर करेंगे। चैप्टर 18, द फ्लो ऑफ क्रिएटिविटी। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे इतने ज़्यादा क्रिएटिव क्यों होते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी क्रिएटिविटी क्यों कम होती जाती है? और अगर सच में कोई ऐसा मेंटल स्टेट हो जहां आपका दिमाग बिल्कुल उसी तरह काम करे जैसे एक 4 साल के बच्चे का दिमाग काम करता है, लेकिन पूरी मैच्योरिटी के साथ, तो क्या होगा? यही रहस्य है फ्लो का। 1960 के दशक में एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट हुआ। अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा को एक समस्या दी। उन्हें ऐसे इंजीनियर्स चाहिए थे जो सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि क्रिएटिविटी भी हो उनके अंदर। इसलिए उन्होंने रिसर्चर्स जॉर्ज लैंड को बुलाया। उन्होंने क्रिएटिविटी मापने के लिए एक टेस्ट बनाया। इस टेंट में लोगों से पूछा जाता था, किसी एक चीज़ से जितने ज़्यादा उपयोग बता सकते हो बताओ। जैसे एक M&M जार का क्या क्या उपयोग हो सकता है? उसका नॉर्मल आंसर होगा पेन रखने के लिए, कैंडी रखने के लिए, सिक्के रखने के लिए। लेकिन क्रिएटिव आंसर होना चाहिए कीड़ों के लिए जेल, छोटा स्पेस हेलमेट या खिलौना का इक्विपमेंट। यानी जितने ज़्यादा अजीब और नए आइडियाज़ उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी। लेकिन सवाल है कि बड़े होने के साथ ही क्रिएटिविटी क्यों खत्म हो जाती है? जॉर्ज लैंड ने यह टेस्ट 1600 बच्चों पर किया और रिजल्ट चौंकाने वाले था। लगभग 98% बच्चों का क्रिएटिविटी लेवल जीनियस था। मतलब एक एवरेज 4 साल का बच्चा एक एवरेज नासा इंजीनियर से ज़्यादा क्रिएटिव था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वही बच्चे 10 साल के हुए, क्रिएटिविटी गिरकर 30% रह गई। 15 साल की उम्र में 12% और
एडल्ट में सिर्फ 2%। यानी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी क्रिएटिविटी कम होती जाती है। पहले रिसर्चर्स सोचते थे शायद एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिविटी खत्म कर देता है, लेकिन न्यूरोसाइंस ने कुछ और बताया। हमारे दिमाग में 3 इम्पोर्टेंट नेटवर्क होते हैं। फर्स्ट, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, ये इमेजिनेशन नेटवर्क है। जब हम डी ड्रीम करते हैं, कल्पना करते हैं, नए आइडिया सोचते हैं, तब ये एक्टिव होता है। सेकंड, एग्जीक्यूटिव अटेंशन नेटवर्क, ये नेटवर्क जिम्मेदार है फोकस, डिसीजन मेकिंग और जजमेंट के लिए। ये नेटवर्क आइडियाज को इवेल्युएट करता है। थर्ड, सेलियंस नेटवर्क, ये दोनों नेटवर्क्स के बीच स्विच करता है। ये तय करता है कि अभी इमेजिनेशन चाहिए या अभी फोकस चाहिए। समस्या यहाँ शुरू होती है। बड़े होने के साथ हमारा दिमाग आइडियाज को जल्दी जज करने लगता है। मतलब आइडिया आते ही दिमाग बोलता है ये बेवकूफ़ी है, ये काम नहीं करेगा, लोग क्या कहेंगे, और क्रिएटिविटी यहीं खत्म हो जाती है। यहीं पर आता है फ्लो। फ्लो एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहाँ दिमाग के तीनों नेटवर्क एक साथ परफेक्ट बैलेंस में काम करते हैं। फ्लो में इमेजिनेशन खुलकर काम करती है, फोकस बहुत तेज होता है, लेकिन इनर क्रिटिक शांत हो जाता है। इसका मतलब आप आइडियाज जनरेट करते रहते हैं और दिमाग उन्हें तुरंत रिजेक्ट नहीं करता। यानी फ्लो क्रिएटिविटी और ड्राइव वो स्थिति है जहाँ कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक और इनोवेटर्स अपने सबसे अच्छे आइडियाज पाते हैं। फ्लो हमें वापस वही शक्ति देता है जो बच्चों में होती है, लेकिन ये फर्क के साथ बच्चों के पास क्रिएटिविटी होती है लेकिन डिसिप्लिन नहीं। अडल्ट्स के पास डिसिप्लिन होता है लेकिन क्रिएटिविटी कम हो जाती है। फ्लो इन दोनों को कंबाइन करता है, इसलिए फ्लो स्टेट में इमेजिनेशन पावरफुल होती है, फोकस शार्प होता है और जजमेंट शांत रहता है, और इसी कॉम्बिनेशन से ब्रेक थ्रू आइडियाज पैदा होते हैं। आज एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए 10 मिनट के लिए। कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी करें, जैसे राइटिंग, ड्राइविंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेकिन एक नियम रखें, कोई आइडिया जज नहीं करना है, बस आइडियाज आने दें। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर फ्लो क्रिएटिविटी को अनलॉक करता है तो हम अपने दिमाग को फ्लो स्टेट में कैसे ले जाएं, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 19, द डिकोडर रिंग। क्या होगा अगर? पीक परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा रहस्य किसी मोटिवेशनल टेक्निक में नहीं, बल्कि एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में छुपा हो। लेखक स्टीवन अपने जीवन की एक घटना से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। जब वो लगभग 30 साल के थे, उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई, लाइम डिजीज। ये बीमारी सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि दिमाग को भी प्रभावित करती है। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि चलना मुश्किल हो गया, ध्यान लगाना असंभव हो गया, याददाश्त कमजोर हो गई और लगातार डिप्रेशन में रहने लगे। 3 साल तक उनकी जिंदगी लगभग बिस्तर तक सीमित हो गई। समय के साथ बीमारी और बढ़ती गई, दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। लेखक बताते हैं कि ये समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी अब कभी सामान्य नहीं होगी। ये वो पल था जब निराशा इतनी गहरी हो गई कि आत्महत्या का विचार भी आने लगा। लेकिन ठीक उसी समय एक अप्रत्याशित घटना हुई। एक दिन उनकी एक दोस्त उन्हें जबरदस्ती सफरिंग के लिए ले गई। पहले तो ये विचार पूरी तरह पागलपन जैसा लगा, क्योंकि वो मुश्किल से चल पा रहे थे। सफरिंग तो दूर की बात थी, लेकिन किसी तरह वो समुद्र में पहुंचे और जैसे ही उन्होंने पहली लहर पकड़ी, कुछ असाधारण हुआ। अचानक समय धीमा पड़ गया, ध्यान पूरी तरह वर्तमान में आ गया और उनके मन से दर्द और डर गायब हो गया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो लहर के साथ एक हो गए हो। ये एक ऐसा अनुभव था जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आज हम जानते हैं कि ये वही अवस्था थी जिसे कहा जाता है फ्लो स्टेट। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस एक सफरिंग सेशन के बाद लेखक ने वर्षों में पहली बार खुद को बेहतर महसूस किया। दर्द कम हो गया, दिमाग साफ लगने लगा। उन्होंने फिर से सफरिंग की, फिर से वही अनुभव हुआ और धीरे धीरे अगले कुछ महीनों में उनकी हालत में अविश्वसनीय सुधार होने लगा। यह अनुभव इतना असामान्य था कि लेखक के मन में एक बड़ा सवाल पैदा हुआ। अगर फ्लो स्टेट उन्हें बीमारी से उबरने में मदद कर सकता है, तो क्या यह अवस्था सामान्य लोगों की परफॉर्मेंस भी बढ़ा सकती है? क्या फ्लो क्रिएटिविटी बढ़ा सकता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है और शायद इम्पॉसिबल गोल्स को पॉसिबल बना सकता है? यही सवाल लेखक की 20 साल की रिसर्च जर्नी की शुरुआत बना। इस खोज के दौरान उन्होंने न्यूरोसाइंटिस्ट से बात की। उनमें से एक थे एंड्रयू न्यूबर्ग। उन्होंने
मेडिटेशन करने वाले लोगों के दिमाग का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब लोग गहरे ध्यान में आते हैं या पहुंच जाते हैं तो दिमाग के कुछ हिस्से अस्थायी रूप से शांत हो जाते हैं। इससे एक अजीब अनुभव पैदा होता है। व्यक्ति को लगता है कि वह खुद और दुनिया के बीच की सीमा खो चुका है। यही अनुभव कई लोगों के साथ हुआ है। यही लेखक को एक बड़ा संकेत मिला, एक्सट्रीम फोकस और इंटेंस अटेंशन का दिमाग में एक खास बदलाव पैदा करते हैं, और वही बदलाव पैदा करता है फ्लो स्टेट को, यानी वो मानसिक अवस्था जहाँ प्रदर्शन अपने सर्वोच्च स्तर पर होता है और असंभव काम भी संभव लगने लगता है। आज अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब आप किसी काम में इतने डूब गए हो कि समय का एहसास ही खत्म हो गया? उसी अनुभव को याद कीजिए। संभव है वो आपका पहला फ्लो एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन फ्लो सिर्फ एक अनुभव नहीं है, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 20, फ्लो साइंस। क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी किसी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं बल्कि आपके दिमाग की बायोलॉजी से तय होती हो? और अगर हम ये समझ लें कि फ्लो स्टेट में दिमाग के अंदर असल में क्या होता है, तो क्या हम उस अवस्था को जानबूझकर पैदा करना सीख सकते हैं? पीक परफॉर्मर्स की चर्चा बहुत ही पुरानी है, लेकिन आधुनिक विज्ञान में इस विचार को सबसे पहले गंभीरता से समझने वाले लोगों में से एक थे फ्रेडरिक नीत्शे। उन्होंने एक विचार दिया जिसे कहा गया उबरमैश, यानी वह इंसान जो अपनी सीमाओं से ऊपर उड़ जाता है। नीत्शे का मानना था कि इंसान का असली उद्देश्य है खुद को बेहतर बनाना, अपनी सीमाओं को तोड़ना, उनके पार जाना और एक उच्च स्तर की चेतना तक पहुंचना। दिलचस्प बात यह है कि उनका मॉडल आज के पीक परफॉर्मर्स फ्रेमवर्क से बहुत मिलता है। उन्होंने 4 प्रमुख कदम बनाए। पहला, पैशन और पर्पस, ग्रिट और डिसिप्लिन, लर्निंग और क्रिएटिविटी, और अंत में फ्लो स्टेट। यानी आज जो आधुनिक विज्ञान कहता है उसकी झलक उनकी सोच में पहले से मौजूद थी, लेकिन लंबे समय तक फ्लो को केवल एक रहस्यमय अनुभव माना जाता था। लोग कहते थे कलाकार इंस्पिरेशन में आ जाते हैं, खिलाड़ी इन द जोन चले जाते हैं, वैज्ञानिक अचानक ब्रेक थॉट पा लेते हैं। लेकिन सवाल ये था, ये अनुभव आखिर होता कैसे है? इसका जवाब खोजने की कोशिश की एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने। एक काम किया मिहाई चिक्सैंटमिहाई ने 1970 के दशक में। उन्होंने दुनिया भर के हजारों लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने अलग अलग लोगों से पूछा, क्या आपने जीवन में सबसे अच्छा कब महसूस करते हैं? आपका प्रदर्शन कब सबसे अच्छा होता है? उन्होंने जिन लोगों से बात की उनमें शामिल थे कलाकार, सर्जन, खिलाड़ी, किसान, मजदूर, छात्र, और आश्चर्यजनक रूप से सबका जवाब लगभग एक जैसा था। लोग कहते थे कि उनके जीवन के सबसे बेहतरीन पल तब आते हैं जब वे एक खास मानसिक अवस्था में होते हैं, और इसी अवस्था को उन्होंने नाम दिया फ्लो। उनके अनुसार फ्लो स्टेट में 6 मुख्य अनुभव होते हैं। फर्स्ट, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन, ध्यान पूरी तरह एक ही काम पर केंद्रित हो जाता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। सेकंड, एक्शन और अवेयरनेस का मर्ज, काम और करने वाला व्यक्ति लगभग एक हो जाते हैं, आप केवल काम कर रहे होते हैं, सोच कम होती। थर्ड, सेल्फ कॉन्शियसनेस का गायब होना, आत्म संदेह और इनर क्रिटिक शांत हो जाते हैं, आप खुद को जज करना बंद कर देते हैं। फोर्थ, टाइम डिस्ट्रक्शन, समय का अनुभव बदल जाता है, या तो समय बहुत धीमा लगता है या कई घंटों मिनट जैसे लगते हैं। 5, कंट्रोल का अनुभव, ऐसा लगता है कि आप परिस्थिति में पूरी तरह पकड़ रखते हैं भले ही स्थिति जटिल हो। 6, ऑटोटेलिक एक्सपीरियंस, काम खुद ही रिवॉर्ड बन जाता है, आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद में आनंद देता है। फ्लो हमेशा एक ही इंटेंसिटी में नहीं आता, ये एक स्पेक्ट्रम है। माइक्रो फ्लो, हल्का फ्लो, जैसे ईमेल लिखते लिखते समय का पता न चलना। माइक्रो फ्लो, बहुत गहरा फ्लो, ये वो अवस्था है जहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होती है और व्यक्ति लगभग चमत्कारी अनुभव करता है। रिसर्च से पता चला है कि जिन लोगों के जीवन में फ्लो ज़्यादा होता है उनकी हैप्पीनेस, सेटिस्फिकेशन, प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। यही कारण है कि फ्लो को कहा जाता है ह्यूमन परफॉर्मेंस का सोर्स कोड। आधुनिक न्यूरोसाइंस फ्लो को 4 स्तरों पर समझता है। फर्स्ट, न्यूरो एनाटॉमी, सेकेंड, न्यूरो केमिस्ट्री, थर्ड, न्यूरो इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ, ब्रेन नेटवर्क्स। इन चारों में दबाव मिलकर फ्लो स्टेट बनते हैं। फ्लो के दौरान दिमाग में एक प्रक्रिया होती है, ट्रांजिएंट हाइपोफर्टिलिटी। इसका मतलब है दिमाग का एक हिस्सा जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं कुछ समय के लिए धीमा हो जाता है। यही वो अवस्था है जो जिम्मेदार होता है सेल्फ क्रिटिसिज्म, ओवर थिंकिंग और डाउट का। जब ये शांत होता है तो व्यक्ति ज़्यादा
क्रिएटिव बनता है, ज़्यादा तेज निर्णय लेता है और ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है। फ्लो के दौरान ब्रेन वेव्स भी बदलती है। सामान्य स्थिति में दिमाग बीटा वेव्स में काम करता है, लेकिन फ्लो में दिमाग शिफ्ट करता है अल्फा और थीटा वेव्स में। यही वेव्स क्रिएटिविटी और डीप इनसाइट से जुड़ी होती है। इसी कारण फ्लो में अचानक आहा मोमेंट आते हैं। फ्लो के दौरान दिमाग कई पावरफुल केमिकल्स छोड़ता है। इसीलिए रिसर्च बताती है कि फ्लो में प्रोडक्टिविटी कभी कभी 500% तक बढ़ सकती है। लेखक कहते हैं कि फ्लो कोई रहस्य नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। जब सही कंडीशंस बनती है तो दिमाग खुद ही इस अवस्था में चला जाता है और जब यह अवस्था आती है तो मोटिवेशन बढ़ती है, लर्निंग तेज होती है, क्रिएटिविटी खुल जाती है। यही कारण है कि पीक परफॉर्मेंस का असली रहस्य फ्लो स्टेट में छुपा हुआ है। आज अपने दिन का एक काम चुनिए और उस डीप फोकस के साथ करने की कोशिश करें। कम से कम 90 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन काम करें। देखें क्या आपका ध्यान फ्लो के करीब पहुंचा है। अब अगला बड़ा सवाल है, अगर फ्लो इतना शक्तिशाली है तो हम इसे जानबूझकर कैसे पैदा करें, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 21 फ्लो ट्रिगर्स। क्या होगा अगर फ्लो कोई रहस्यमय घटना नहीं बल्कि एक ऐसा सिस्टम हो जिसे हम जानबूझकर एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर हमें पता चल जाए कि दिमाग को फ्लो स्टेट में ले जाने वाले कुछ खास ट्रिगर्स होते हैं, तो क्या हम अपनी ज़िंदगी को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि फ्लो बार बार आए। फ्लो अक्सर अचानक होता हुआ लगता है, जैसे कोई कलाकार पेंटिंग बनाते बनाते खो जाता है, खिलाड़ी खेलते खेलते इन द जोन चला जाता है, लेखक लिखते लिखते समय भूल जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया कि फ्लो पूरी तरह रैंडम नहीं होता, इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है। इन कंडीशन को कहा जाता है फ्लो ट्रिगर्स। ये वह परिस्थितियां हैं जो दिमाग को वर्तमान क्षण में पूरी तरह केंद्रित कर देती है, और जब ध्यान पूरी तरह वर्तमान में आ जाता है तो फ्लो शुरू होता है। आज की दुनिया में फ्लो में जाना मुश्किल इसलिए भी हो गया है क्योंकि नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग हमारा ध्यान लगातार तोड़ते रहते हैं। हमारा दिमाग हर कुछ मिनट में किसी नई जानकारी की तरफ खिंच जाता है। लेकिन फ्लो को चाहिए गहरा और लगातार ध्यान। अगर ध्यान बार बार टूटता है तो फ्लो की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। इसीलिए लेखक कहते हैं अगर हमें फ्लो चाहिए तो हमें अपने जीवन में फ्लो ट्रिगर्स बनाकर रखने होंगे। रिसर्च बताती है कि फ्लो को एक्टिवेट करने वाले लगभग 22 ट्रिगर्स होते हैं। इन्हें 4 बड़े समूह में रखा जा सकता है। फर्स्ट, इंटरनल ट्रिगर्स, सेकंड, एक्सटर्नल ट्रिगर्स, थर्ड, क्रिएटिव ट्रिगर्स, फोर्थ, सोशल ट्रिगर्स। आइए इनको समझते हैं। ये वे परिस्थितियां हैं जो हमारे मन और ध्यान को प्रभावित करती है। फर्स्ट, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है अपने काम और फैसलों पर नियंत्रण होना। जब हमें लगता है कि हम अपने काम के मालिक हैं तो हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से गहरा हो जाता है। पीक परफॉर्मर्स अक्सर अपने समय का एक हिस्सा पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखते हैं। सेकंड, क्यूरियोसिटी, पैशन, पर्पस। ये 3 चीजें मिलकर एक पावरफुल मोटिवेशनल स्टेक बनाती है। क्यूरियोसिटी हमें नई चीजें खोजने के लिए प्रेरित करती है, पैशन हमें उस काम में ऊर्जा देती है और पर्पस हमें उस काम को मीनिंगफुल बनाता है। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो दिमाग में डोपामिन बढ़ता है और ध्यान मजबूत हो जाता है। थर्ड, कंप्लीट कंसंट्रेशन। फ्लो की सबसे बड़ी शर्त है डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस। इसका मतलब है आपका फोन बंद होना चाहिए, नोटिफिकेशन बंद होना चाहिए और मल्टीटास्किंग बंद होनी चाहिए। रिसर्च बताती है कि 90 से 120 मिनट का डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस फ्लो के लिए आदर्श समय है। फोर्थ, क्लियर गोल्स। जब लक्ष्य साफ होता है तो दिमाग को पता होता है कि अभी क्या करना है। इससे मानसिक ऊर्जा बचती है और ध्यान वर्तमान काम पर केंद्रित रहता है। छोटे छोटे क्लियर गोल्स फ्लो को आसान बनाते हैं। 5, इमीडिएट फीडबैक। फ्लो के दौरान हमें तुरंत पता होना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। उदाहरण के लिए खेल में स्कोर, संगीत में ध्वनि और लिखने में शब्दों का प्रभाव। इमीडिएट फीडबैक ध्यान को वर्तमान में बनाए रखता है। 6, चैलेंज स्किल्स बैलेंस। फ्लो तब आता है जब काम की कठिनाई हो हमारी स्किल से थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर काम बहुत आसान है तो बोर्डम आता है, अगर काम बहुत कठिन है तो एंजाइटी आती है। फ्लो उस चीज़ की जगह में होता है जहाँ चुनौती हमें स्ट्रेच करती है लेकिन तोड़ती नहीं। एक्सटर्नल ट्रिगर हमारे इन्वायरमेंट से आते हैं। एक्सटर्नल ट्रिगर है फर्स्ट, हाई कंसिडरेशंस। जब किसी काम में रिस्क होती है तो ध्यान स्वतः ही तेज हो जाता है, फिर चाहे वो सार्वजनिक प्रस्तुति हो, कोई प्रतियोगिता हो या महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो। रिस्क डोपामिन बढ़ाता है
जो ध्यान को तेज करते हैं। सेकंड, रिच एनवायरनमेंट। रिच एनवायरनमेंट में 3 चीजें होती है, नोवेल्टी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी। नई जगह, नई जानकारी और नए अनुभव दिमाग को अधिक सतर्क बना देते हैं। थर्ड, डीप कंबोडिमेंट। जब कई सेंस एक साथ काम करते हैं तो ध्यान गहरा हो जाता है। इसका मतलब लर्निंग बाय डूइंग, जैसे खेल, संगीत, प्रयोग में शरीर और दिमाग मिलकर काम करते हैं तो फ्लो जल्दी आता है। क्रिएटिविटी भी फ्लो का एक बड़ा रास्ता है। क्रिएटिविटी 2 चीज़ों से बनती है। फर्स्ट, पैटर्न रिकग्निशन। सेकंड, रिस्क ट्रैकिंग। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि रोज 25 से 50 पेज पढ़ें, लगभग अलग अलग विषय सीखें, जीवन में नए नए अनुभव लें। यह दिमाग को नए कनेक्शन बनाने में मदद करता है। फ्लो केवल अकेले नहीं आता, कभी कभी टीम में भी एक साझा फ्लो बन जाता है। इसे कहते हैं ग्रुप फ्लो। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण ट्रिगर्स होते हैं, शेयर्ड गोल्स, ओपन कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, इक्वल पार्टिसिपेशन। जब टीम के सभी लोग एक ही दिशा में काम करते हैं तो कलेक्टिव क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। याद रहे, फ्लो कोई लकी एक्सीडेंट नहीं है, ये एक ट्रेनेबल सिस्टम है। अगर हम अपने जीवन में इन ट्रिगर्स को जानबूझकर शामिल करें तो फ्लो की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और जब फ्लो बढ़ता है तो मोटिवेशन बढ़ती है, लर्निंग तेज होती है, क्रिएटिविटी खुलती है और परफॉर्मेंस असाधारण हो जाती है। आज अपने दिन के एक काम को चुनिए और उसे फ्लो ट्रिगर्स के साथ करने की कोशिश कीजिए। अब अगला सवाल ये है, जब फ्लो शुरू हो जाता है तो वो कितनी देर चलता है और किस तरह खत्म होता है, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 22, द फ्लो साइकिल। क्या आपने कभी सोचा है कि फ्लो स्टेट अचानक क्यों आता है और उतनी ही जल्दी क्यों चला जाता है? अगर फ्लो इतना शक्तिशाली है तो हम हमेशा उसी अवस्था में क्यों नहीं रह सकते? सच्चाई ये है कि फ्लो कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है, ये एक साइकिल है, 4 चरणों की एक यात्रा, जिसे समझे बिना फ्लो को बार बार पाना लगभग असंभव है। लंबे समय तक लोग मानते थे कि फ्लो बस एक पल में होता है, या तो आप इन द जोन होते हैं या नहीं होते। लेकिन बाद में शोध से पता चला कि फ्लो दरअसल एक 4 चरणों वाला जैविक चक्र है। इस विचार को वैज्ञानिक रूप से समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हर्बर्ट बेंसन ने। उन्होंने बताया कि फ्लो अचानक नहीं आता, उससे पहले दिमाग कई चरणों से गुजरता है और हर चरण के दिमाग की ब्रेन केमिस्ट्री और ब्रेन एक्टिविटी बदलती रहती है। इसलिए फ्लो में जाने के लिए हर चरण को पार करना जरूरी है, कोई शॉर्टकट नहीं है। फ्लो की शुरुआत अक्सर एक बहुत ही अनकंफर्टेबल अवस्था से होती है। इस चरण को कहते हैं स्ट्रगल। ये वो समय है जब हम नई जानकारी सीख रहे होते हैं, समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और बार बार गलती कर रहे होते हैं। इस दौरान दिमाग का हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत सक्रिय होता है। ये हिस्सा जिम्मेदार है एनालिसिस, डिसीजंस और सेल्फ क्रिटिसिज्म का। इसलिए स्ट्रगल के दौरान अक्सर फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन और डाउट पैदा होते हैं और महसूस होते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, ये फ्रस्ट्रेशन इस बात का संकेत नहीं है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आपका दिमाग नई स्किल सीख रहा है और यही फ्लो की तैयारी है। फ्लो का एक बड़ा रहस्य है, फ्लो तब आता है जब स्किल ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन ऑटोमेटिक बनने से पहले स्किल को बहुत ही अभ्यास से गुजरना पड़ता है। एक लेखक के लिए स्ट्रगल का मतलब हो सकता है विषय पर रिसर्च करना, नोट्स बनाना, नई ड्राफ्ट लिखना। और एक खिलाड़ी के लिए स्ट्रगल हो सकता है बार बार अभ्यास करना, गलतियां करना और तकनीकी सुधार करना। ये चरण कठिन होता है, लेकिन यही वो समय है जब दिमाग जानकारी जमा कर रहा होता है और बाद में यही जानकारी फ्लो के दौरान अचानक जुड़ जाती है। स्ट्रगल के बाद आता है रिलीज। इस चरण में हमें समस्या से थोड़ी दूरी बनानी होती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल के दौरान दिमाग का कॉन्शियस सिस्टम बहुत सक्रिय रहता है। रिलीज में हम उसे आराम देते हैं और समस्या को सबकॉन्शियस माइंड को सौंप देते हैं। यही वो समय है जब अचानक समाधान मिलते हैं, जैसे कि नहाते समय, टहलते समय, गाड़ी चलाते समय या आराम करते समय। इसीलिए कई वैज्ञानिक और कलाकार कहते हैं कि उनके बेस्ट आइडियाज काम करते समय नहीं, बल्कि ब्रेक लेते समय आते हैं। रिलीज के लिए सबसे अच्छा तरीका है हल्की शारीरिक गतिविधि, चाहे वो वॉकिंग हो, गार्डनिंग हो, ड्राइविंग हो या म्यूजिक प्रैक्टिस। इन गतिविधियों में दिमाग रिलैक्स रहता है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं होता। इससे सबकॉन्शियस सिस्टम समस्या को हल करने लगता है। अब आता है तीसरा चरण, फ्लो। यही वो अवस्था है जहाँ ध्यान पूरी तरह केंद्रित होता है, समय का एहसास बदल जाता है, काम एफर्टलेस लगता है। दिमाग में कई न्यूरोकेमिकल्स निकलते हैं, जैसे डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एंडोफ्रिन
इनका असर होता है कि मोटिवेशन बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, लर्निंग तेज होती है। लेकिन फ्लो को बनाए रखना भी एक कला है। 4 चीजें फ्लो को तुरंत तोड़ देती है। फर्स्ट, डिस्ट्रैक्शन। सेकंड, नेगेटिव थिंकिंग। थर्ड, लो एनर्जी। फोर्थ, पुअर प्रिपरेशन। इसलिए फ्लो में रहने के लिए फोकस और एनर्जी दोनों जरूरी है। अगर आप फ्लो में हैं तो उसे और गहरा करने के लिए चैलेंज थोड़ा बढ़ाइए, क्रिएटिविटी को जोड़िए, थोड़ा रिस्क लें, नोवेलिटी लाएं। इससे दिमाग और डोपामिन छोड़ता है और फ्लो और गहरा हो जाता है। फ्लो का आखिरी चरण है रिकवरी। फ्लो एक हाई एनर्जी अवस्था है। इस दौरान दिमाग बहुत सारे न्यूरोकेमिकल्स इस्तेमाल करता है, इसीलिए फ्लो के बाद दिमाग को रिचार्ज करने की जरूरत होती है। रिकवरी के लिए जरूरी है आप अच्छी नींद लें, अच्छे डाइट लें और आराम करें। लेकिन पैसिव रिकवरी जैसे केवल टीवी देखना अक्सर पर्याप्त नहीं होता। एक्टिव रिकवरी ज़्यादा प्रभावी होती है, जैसे मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, नींद निकालना या लाइट एक्सरसाइज। जब रिकवरी पूरी हो जाती है तो साइकिल भी फिर से शुरू होता है। फ्लो कोई जादू नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। स्ट्रगल, रिलीज, फ्लो, रिकवरी। अगर हम इन चरणों को समझ लें तो हम अपने जीवन में फ्लो को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आज अपने किसी कठिन काम को याद करें, खुद से पूछें, क्या मैं अभी स्ट्रगल फेज में हूँ? अगर हाँ, तो आप हार मानने की बजाय थोड़ा और प्रयास करें, क्योंकि शायद फ्लो बस एक कदम दूर हो। अब आखिरी सवाल बचता है, अगर मोटिवेशन, लर्निंग, क्रिएटिविटी और फ्लो सब एक साथ काम करें तो हमें अपने जीवन में इम्पॉसिबल गोल कैसे हासिल करें, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 23, ऑल टुगेदर नाउ। अगर मोटिवेशन, लर्निंग, क्रिएटिविटी और फ्लो ये चारों एक साथ काम करने लगे तो क्या सच में इंसान इम्पॉसिबल गोल हासिल कर सकता है? और अगर हाँ, तो क्या इसके पीछे कोई सिंपल सिस्टम है जिसे हम रोज अपनी जिंदगी में लागू कर सकें? इस समरी के पूरे सफर में हमने कई चीजें सीखी। मोटिवेशन कैसे काम करता है, लर्निंग कैसे तेज होती है, क्रिएटिविटी कैसे बढ़ती है और फ्लो कैसे एक्टिवेट होता है। लेकिन असली सवाल ये है कि इन सभी चीज़ों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए। लेखक का कहना है कि पिक परफॉर्मर्स कोई रहस्यमय चीज़ नहीं है, ये एक चेक लिस्ट की तरह है, यानी कुछ ऐसे स्टेप्स जो अगर सही क्रम में किए जाएं तो असाधारण परिणाम मिल सकते हैं। पिक परफॉर्मेंस की शुरुआत होती है क्यूरियोसिटी, पैशन और पर्पस से। लेकिन कई लोग यहाँ गलती कर देते हैं, वे जल्दी में ये तय कर लेते हैं कि उनका पैशन क्या है, जबकि असल में पैशन खोजने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। लेखक कहते हैं कि हमें अलग अलग इंटरसेक्शंस पर खेलना चाहिए, यानी अपनी अलग अलग रुचियों को आपस में जोड़कर देखना चाहिए। अगर किसी को टेक्नोलॉजी पसंद है और स्टोरी टेलिंग भी पसंद है तो वो वीडियो क्रिएशन या डिजिटल एजुकेशन जैसे क्षेत्र में अपना पैशन खो सकता है। धीरे धीरे जब क्यूरियोसिटी बढ़ती है और फ्लो बार बार आने लगता है तो हमें पता चलता है कि हम सही दिशा में हैं। जब पैशन और पर्पस साफ हो जाते हैं तो अगला कदम होता है गोल्स। लेकिन गोल्स का भी एक स्ट्रक्चर होता है, उसके कुछ स्टेप है। स्टेप 1, मैसिवली ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस। यह आपका बड़ा मिशन होता है, जैसे कि समाज में बदलाव लाना, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ बनना या एक बड़ा इनोवेशन करना। स्टेप 2, हाई हार्ड गोल्स। अब इस बड़े मिशन को छोटे लेकिन चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों में बांटा जाता है, जैसे नई स्किल सीखना, एक प्रोजेक्ट पूरा करना, एक नई सिस्टम बनाना। स्टेप 3, क्लियर गोल्स। अब इन बड़े लक्ष्यों को रोज के छोटे टास्क में बदल दिया जाता है, जैसे आज 500 शब्द लिखना है, 20 मिनट अभ्यास करना है, एक महत्वपूर्ण कॉल करना है। ये छोटे छोटे कदम बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने का रास्ता बनाते हैं। हर बार जब हम अपनी लिस्ट से एक टास्क पूरा करते हैं तो दिमाग डोपामिन छोड़ता है। ये छोटी जीत हमें और काम करने के लिए प्रेरित करती है। इसे कहते हैं मोमेंटम, यानी छोटी जीतों की श्रृंखला धीरे धीरे बड़ी उपलब्धि में बदल जाती है। पिक परफॉर्मेंस केवल गोल से नहीं आता, इसके लिए एक डेली सिस्टम भी जरूरी है। लेखक के अनुसार कुछ डेली हैबिट्स बेहद ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, डीप फोकस। हर दिन 90 से 120 मिनट का अनइंटरप्टेड फोकस, यानी यही वो समय है जो सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए होना चाहिए। सेकंड, डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट। दिन खत्म होने से पहले नोटिफिकेशंस बंद करें, फोन की डिस्ट्रैक्शन हटाएं ताकि अगले दिन डीप फोकस संभव हो सके। थर्ड, क्लियर गोल लिस्ट। हर दिन की शुरुआत एक टास्क लिस्ट से करें, सबसे कठिन काम सबसे पहले करें। फोर्थ, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। 5 मिनट उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं, ये मूड और क्रिएटिविटी दोनों को बेहतर बनाता है। 5, रिलीज एंड माइंडफुलनेस। कम से कम 20 मिनट रिलैक्सेशन क्रिएटिविटी, जैसे मेडिटेशन, वॉकिंग। 6, रीडिंग। हर दिन 25 मिनट पढ़ना है, लेकिन अपने मुख्य क्षेत्र से बाहर की चीज़ें पढ़ना है। ये दिमाग के पैटर्न
रिकग्निशन को मजबूत बनाता है। 7 स्लीप, हर रात 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी है क्योंकि मेमोरी कंसोलिडेशन और लर्निंग नींद के दौरान मजबूत होती है। सप्ताह में कुछ अतिरिक्त क्रिएटिविटी भी जरूरी है, जैसे एक्सरसाइज, एक्टिव रिकवरी, सोशल कनेक्शन। ये एक्टिविटीज स्ट्रेस कम करती है, क्रिएटिविटी बढ़ाती है और मोटिवेशन बनाए रखती है। याद रहे, पीक परफॉर्मेंस कोई जादू नहीं है, ये छोटे छोटे हैबिट्स का एक कंपाउंड सिस्टम है। हर दिन थोड़ा अभ्यास, हर दिन थोड़ा फोकस और धीरे धीरे ये छोटे कदम और साधारण परिणाम बन जाते हैं। आज रात एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करें। एक कागज पर लिखें कि आपके अगले 3 क्लियर गोल्स क्या है और तय करें कि कल सुबह का पहला फोकस सेशन किस काम के लिए होगा। अब जरा एक पल के लिए ठहरिए और इस पूरी यात्रा को याद कीजिए। हमने शुरुआत की थी एक सवाल से, क्या सच में इंसान इम्पॉसिबल गोल हासिल कर सकता है? और इस सफर में हमने देखा कि असंभव का रास्ता किसी एक रहस्य से नहीं बनता, बल्कि 4 शक्तियों के मेल से बनता है। पहली शक्ति है मोटिवेशन, जो हमें शुरुआत करने की हिम्मत देती है। दूसरी है लर्निंग, जो हमें हर दिन बेहतर बनाती है। तीसरी है क्रिएटिविटी, जो वो रास्ता बनाती है जहाँ पहले कोई रास्ता नहीं होता। और चौथी है मानव दिमाग की सबसे शक्तिशाली अवस्था, फ्लो, वही अवस्था जहाँ फोकस लेजर जैसा हो जाता है, जहाँ समय धीमा पड़ जाता है और जहाँ इंसान अपने असली क्षमता तक पहुँच सकता है। लेकिन इस पूरी किताब की समरी की सबसे बड़ी सीख शायद ये है कि इम्पॉसिबल कोई दीवार नहीं है, वो सिर्फ एक इल्यूजन है, यानी भ्रम, जो तब टूट जाता है जब मोटिवेशन, लर्निंग, क्रिएटिविटी और फ्लो एक साथ काम करने लगते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या इम्पॉसिबल संभव है, सवाल है क्या आप इस सफर पर चलने के लिए तैयार है, जहां आपकी असली क्षमता आपका इंतजार कर रही है। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।